चलिए आगे हम आते हैं। आज है सबसे पहले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण ऊष्मा। अब उदासीनीकरण क्रिया कब होती है? सबसे पहले तो ये देखें, जब हम किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो वो लवण और जल बनता है, तो उस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब 1 ग्राम तुल्यांक भार के अम्ल की क्रिया 1 ग्राम तुल्यांक भार के क्षार से कराते हैं, एक मानक परिस्थिति ले ली, ठीक है। उस समय जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो ऊष्मा उत्पन्न होती है 13.68 किलो कैलोरी या 13.7 भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ये कोई भी अम्ल होगा, जैसे 1 ग्राम तुल्यांक भार HCl 1 ग्राम तुल्यांक भार NaOH को मिलाया, NaCl होगा। अब 1 ग्राम तुल्यांक भार HNO3 और 1 ग्राम तुल्यांक भार NaOH को मिलाया, NaNO3H2 होगा, तब भी 13.7 होगी। तो ये एक मानक है कि 1 ग्राम तुल्यांक भार के अम्ल की क्रिया, कोई भी अम्ल हो, 1 ग्राम तुल्यांक भार के क्षार से कराएंगे तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको हम उदासीनीकरण। इस पर अभी सवाल भी आता है, अभी आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद है हीट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे तुम्हें पता है, सॉल्यूशन में विलियन बनाने में, ठीक है। यदि 1 मोल विलियन हमें बनाना है और उस समय जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको हम क्या कह देते हैं? शोषित होगी, उसको हम क्या देते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे KCl को हमने जल में बोला, एक KCl को किया -44.6 किलो कैलोरी होती है, क्योंकि गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम जो मैं पहले कह रहा था, इसके हिसाब से मिलती हुई एक प्रॉब्लम है, ये एक बार आई एग्जाम में। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्थिर होती है, क्यों? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान स्थिर होता है, क्यों? ये सवाल है, कभी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा 13.7 किलो कैलोरी होती है, वो ऊपर मैंने बता दिया। अब क्यों ऐसा होता है? जैसे ये आ रहा था, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लेते हैं हमने HA एक एसिड है और BOH एक बेस है, कल्पना कर रहे हो, ठीक है। वही मान लिया हमने, जो H दे रहा है वो एसिड हो गया, जो OH दे रहा है वो बेस। तो अब इससे ये भी बना और H2O बना। यदि इसको आयनिक करेंगे हम, ये H प्लस ये माइनस में टूटा, ये B प्लस माइनस में टूटा, फिर ये मिलकर के हम AB बन गया, ये H2O बन गया। अब यदि हम इसको काट दें तो हमारे पास बचता है H प्लस और OH माइनस इक्वल टू H2O। कल हमने जब हीट ऑफ फॉर्मेशन बताया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताने समय मैंने जल के एक अणु की जो उत्पादन ऊष्मा का मान होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 13.7 होता है। वहाँ बट्टा 2H2O बन रहे थे, फिर बट्टा 2 करके वो 13.7 आया था, कल जब बताया था हीट ऑफ फॉर्मेशन, याद है? तो H और OH का H2O बनते समय कितना फॉर्मेशन होगा? यही। तो हमें सिद्ध है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इससे हम ये प्रूफ हुए कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो किसके बराबर है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल के बनने में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उतनी ही इसके न्यूट्रलाइजेशन में पैदा होती है। इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। आगे बात समझ में? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। कितना? तो 13.7। तो इनमें कल से तुम जब देख रहे होगे, जितनी भी ये टर्मिनोलॉजी आई, जितनी भी ये डेफिनेशंस आई, ये तो सरल है, लेकिन इसमें कठिन क्या है? इनके एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल को इस हिसाब से पढ़ना है, आगे भी ये आएंगे एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल अन्य पाठों में भी आएंगे, मतलब तो रिएक्शन को इस हिसाब से याद कर लेना, ठीक हो गया? इस प्रकार से हमारी जितनी हीट ऑफ जो भी परिभाषाएं थी वो पूरी हो गई, और कल को हम लोग इसके आगे हैश का